कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बेहद खुशहाल परिवार की। हाँ जय बेटा, कैसे हो दोनों भाई? सुरेश कैसा है? और इस बार होली पर घर कब आ रहे हो? हेलो माँ, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हमारी कंपनी को अचानक बहुत बड़ा घाटा हो गया है। आज ही कंपनी के मालिक ने कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया और हमारी सैलरी भी रोक दी है। क्या? हे भगवान, ये क्या कह रहे हो? बेटा तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ माँ, हम बस ठीक हैं, पर अगले 2-3 महीने तक हम यहाँ से घर पर 1 रुपया भी नहीं भेज पाएंगे। यहाँ कमरे का किराया देना भी मुश्किल हो रहा है। बस दुआ करो माँ कि हमारी नौकरी बची रहे। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं माँ। ठीक है माँ, बाद में कॉल करता हूँ। अपना ख्याल रखना। हे भगवान, मेरे बच्चों पर ये कैसा पहाड़ टूट पड़ा है। माँ जी, क्या हुआ माँ जी? अजय जी का फोन था क्या? वो दोनों शहर में ठीक तो है ना? और आप ऐसे अचानक रो क्यों रही हैं? साफ साफ बताइए ना। कुछ ठीक नहीं है बहू, कुछ ठीक नहीं है। बेटों की कंपनी डूब गई है। अगले 2-3 महीने तक वो 1 रुपया भी घर नहीं भेज पाएंगे। बहुत बुरी मुसीबत में फंस गए हैं दोनों बच्चे। क्या 2-3 महीने तक पैसे नहीं आएंगे? माँ जी, फिर हमारा कैसे चलेगा घर? इस बात को बीते कुछ दिन निकल जाते हैं। शहर से पैसे आने पूरी तरह से बंद हो चुका था। हालांकि घर में अपनी दोनों भैंसें थी, इसीलिए दूध दही की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सिर्फ दूध बेचकर इतना पैसा मिल कहाँ पाता है कि घर के बाकी बड़े खर्चे पूरे हो सके। धीरे धीरे बिजली, राशन और गैस के बिलों का बोझ बढ़ने लगता है और गांव के लेनदार घर पर आकर परेशान करने लगते हैं। रामू, 2-4 दिन का समय दे दो और शहर से बच्चों के पैसे आते ही मैं खुद आकर तुम लोगों का पाई चुकता कर दूंगी। कमला अम्मा, 2 महीने का बिजली का बिल बाकी है। अगर आज पैसे नहीं मिले तो ऊपर से सख्त ऑर्डर है। मैं अभी खंभे से कनेक्शन काट दूंगा। रामू कमला देवी से बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से दीनानाथ भी वहाँ पहुँच जाता है। भाभी जी, पिछले महीने का राशन के पैसे कब मिलेंगे? अरे ऐसे उधारी में हमारा धंधा नहीं चलता ना, हमारी भी गृहस्थी है। रामू, दीनानाथ, 2-4 दिन का समय दे दो। शहर से बच्चों के पैसे आते ही मैं खुद आकर तुम लोगों का पाई चुकता कर दूंगी। दीनानाथ और रामू गुस्से में घर से बाहर निकल जाते हैं। दीदी, घर में अपनी भैंस है तो दूध की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन दूध बेचकर तो थोड़े बहुत ही पैसे मिलते हैं। उससे ये बिजली, राशन और गैस का बड़ा खर्चा कैसे पूरा होगा? क्या हम जमींदार के पास खाना बनाने जाएं? क्या बात कर रही है सरिता? नहीं दीदी, माफ करना। हम दूसरों के घर जाकर झाड़ू पोछा खाना वगैरह बिल्कुल नहीं करेंगे। हम कुछ इज्जतदारी वाला काम करेंगे। ये सब काम हमसे नहीं होगा। हमारी भी गांव में कोई इज्जत है। हाँ सरिता, तू ठीक कह रही है। हम अपनी मेहनत से कुछ ऐसा करेंगे जिसमें हमारी इज्जत भी रहे। हाँ, लेकिन क्या करें दीदी? मैंने सोचा है कि हम अपना एक छोटा सा दुकान या ढाबा खोले जिस पर हम तंदूरी मोमोज बेचेंगे। आजकल शहरों में ये बहुत बिकता है और हमारे गांव के मोड़ वाले चौराहे पर भी लोग शाम का चटपटा खाने ही आते हैं। मोमोज? ये क्या कहा बहू? हम घर की औरतें चौराहे पर दुकान लगाएंगी? लोग थू करेंगे, क्या कहेंगे सब? माँ जी, अगर आप हमारे साथ है ना तो कोई कुछ नहीं कह पाएगा। बस थोड़ी सी हिम्मत रखिए और हम पर भरोसा भी। अरे हाँ दीदी, मुझे इसकी रेसिपी भी पता है। मैं बताऊंगी कि इसे कैसे बनाते हैं। मेरी सहेली जब शहर से आई थी तो उसने मुझे सिखाया था। उसका मसाला और तीखी चटनी तो मैं ऐसे बनाऊंगी कि लोग उंगली चाटते रह जाएंगे। ठीक है दीदी, हम सब मिलकर यही करेंगे। लोग जो कहते हैं कहने दीजिए। बस तो फिर तय रहा, हम तीनों मिलकर ये काम करेंगे। लेकिन सरिता, ठेला और सामान लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे दीदी, पैसे के लिए हम अपनी वो सोने की कंगन है ना, वो गिरवी रख देंगे। अरे जो हमें शादी में मिले थे। जब अजय और सुरेश वापस पैसे लेकर आएंगे
तो हम उन्हें छुड़ा लेंगे। मोमोज का काम शुरू करने के लिए ये रीता और सरिता अपने सोने की भारी कंगन लेकर गांव के इकलौते और बेहद चालाक सोनार भैरव सेठ के दुकान पर पहुंचती है। उन कंगनों की असली कीमत 40,000 थी, लेकिन भैरव सेठ उनकी लाचारी भाप लेता है और फायदा उठाने की सोचता है। रीता बहू, गहने तो बहुत पुराने डिजाइन के हैं और आजकल बाजार में सोने का भाव भी बहुत गिरा हुआ है। इसके तुम्हें सिर्फ 30,000 रुपए ही मिल पाएंगे। क्या? सिर्फ 30,000 रुपए? सेठ जी, ये शुद्ध सोने के कंगन हैं। मेरी शादी के हैं और इनकी असली कीमत कम से कम 40,000 रुपए है। आप इतना कम कैसे लगा सकते हैं? आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। देखो बहू, लेना है तो लो, नहीं तो कंगन उठाओ और कहीं और देख लो। पूरे गांव में मेरे अलावा तुम्हें कोई इस वक्त तुरंत नकद पैसा नहीं देगा। बताओ, 30,000 दूं? दीदी, बहस मत कीजिए। जो दे रहा है ले लीजिए। अभी ये सब का समय नहीं है। शाम होने से पहले बाजार से सामान भी लेना है और ठेले वाले को भी एडवांस देना है। ठीक है सेठ जी, जो बनता है दे दीजिए, पर याद रखिए, भगवान से डरिए। किसी की लाचारी का इतना फायदा ना उठाइए। दोनों बहुएं दुखी मन से सिर्फ 30,000 रुपए लेकर घर वापस आती हैं और अपनी सास कमला देवी को सारी बात बताती हैं। क्या? 40,000 के कंगन का सिर्फ 30,000 दिया? उस दुष्ट कसाई भैरव सेठ ने तुम दोनों की लाचारी का फायदा उठा लिया है। इतने महंगे कंगन के इतने कम पैसे, मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है। माँ जी, आप धीरज रखिए। चलो, जो भी मिल गया, कम से कम काम शुरू करने का रास्ता तो खुला ना। आप रोना बंद कीजिए और मुस्कुराते हुए हमें आशीर्वाद कीजिए। हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। शाम होते ही चौराहे पर एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे उनका ठेला सज जाता है, जिस पर सुंदर अक्षरों में लिखा है, कमला देवी के स्पेशल तंदूरी मोमोज। आइए 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 भाइयों, आइए काका, एकदम गर्मा गर्म कड़क तंदूरी मोमोज। एक बार खाएंगे तो सब भूल जाएंगे। सुखदेव काका एक प्लेट मोमोज खाते हैं। स्वाद लेते ही उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अरे वाह रीता बहू, ये क्या अमृत जैसी चीज बनाई है तुमने। इतना बढ़िया स्वाद, ये समोसे कचौड़ी से तो लाख गुना अच्छा है। मुझे एक प्लेट और पैक कर दे, तुम्हारी चाची के लिए। अरे सुखदेव काका, ये लाल मिर्च की तीखी चटनी और साथ में मेयोनीज लगाकर खाइएगा। असली मजा तो इसी में है। सच में सरिता भाभी, गांव में ऐसी नई और स्वादिष्ट चीज पहली बार खाई है। कल तो मैं अपने पूरे दोस्तों को लेकर आऊंगा। पहले ही दिन रीता और सरिता के तंदूरी मोमोज का जादू पूरे गांव में फैल जाता है और देखते ही देखते उनका सारा सामान बिक जाता है। तीनों औरतें पैसे गिनकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन इस कामयाबी को दूर खड़ा सामने का पुराना समोसे वाला मंगतराम बड़े गुस्से में देख रहा है। उसकी दुकान आज पूरी खाली पड़ी है और उसके समोसे ठंडे हो रहे हैं। अच्छा, तो ये औरतें अब घर से बाहर निकलकर मेरा धंधा चौपट करेंगी हैं? कल तक पूरा गांव मेरे समोसे खाता था और आज मेरी दुकान पर मक्खियाँ उड़ रही हैं और वहाँ मेला लगा है, मेला। ऐसे कैसे आगे बढ़ने दूंगा इन्हें। मुझे कुछ न कुछ तो तिकड़म लगानी ही पड़ेगी, वरना मेरा धंधा 2 दिन में बंद हो जाएगा। रीता और सरिता के मोमोज की दुकान पहले ही दिन से सुपर हिट हो गई थी, लेकिन इस कामयाबी ने सामने वाले समोसे वाले मंगतराम की रातों की नींद उड़ा दी थी। वो बहुओं का धंधा चौपट करने के लिए अपनी पहली चाल चलता है और सुबह सुबह सीधे गांव के राशन वाले दीनानाथ की दुकान पर पहुंचता है। ओए दीनानाथ, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। वो जो चौराहे पर कमला अम्मा की बहुओं ने जो मोमोज की दुकान खोली है ना, उन्हें तू आज के बाद अपनी दुकान से मैदा या कोई भी सामान नहीं बेचेगा, समझा? अरे मंगत भाई, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? वो तो हमारी पुरानी ग्राहक है और फिर व्यापार में किसी को सामान देने से मना कैसे कर दें? हमारा तो नुकसान होगा ना। नुकसान कैसे होगा बे? तू उन्हें मैदा देने से मना कर
और उसके बदले में मैं तुझे अपनी रोज की कमाई का 5% हिस्सा सीधे तेरी जेब में दूंगा। बोल, है मंजूर? अरे अरे मंगत भाई, जब बात ऐसी हो तो फिर क्या सोचना है? आज से उन औरतों के लिए मेरे दुकान का मैदा क्या, नमक का एक दाना भी बंद। कह दूंगा स्टॉक खत्म हो गया है। राशन वाले को अपने वश में करने के बाद मंगत राम अपनी दूसरी चाल चलता है। वो तुरंत गांव की सब्जी मंडी भागता है, जहां सबसे बड़ा सब्जी व्यापारी घसीटे राम अपनी दुकान सजा रहा था। ओए घसीटे, सुन, वो जो चौराहे पर मोमोज का ठेला लगा रही है ना कमला की बहुएं, आज के बाद तू या मंडी का कोई भी बंदा उन्हें पत्ता गोभी, प्याज या कोई भी हरी सब्जी नहीं बेचेगा। अरे मंगत भाई, पर क्यों? वो तो रोज सुबह नगद पैसे देकर थोक में सब्जियां ले जाती हैं। क्यों का बच्चा, अगर तूने या किसी और ने उन्हें सब्जी दी तो मैं इस मंडी में तुम्हारा बैठना हराम कर दूंगा। और हाँ, अगर मेरी बात मानी तो शाम को मेरी दुकान के गर्मा गर्म समोसे और चाय मुफ्त। अब तू देख ले, मुझसे दुश्मनी करनी है या दोस्ती? अरे नहीं मंगत भाई, आपसे दुश्मनी कौन मोल लेगा। ठीक है, हम उन्हें साफ मना कर देंगे कि आज मंडी में सब्जी आई ही नहीं। दोपहर को जब रीता और सरिता रोज की तरह सामान लेने बाजार जाती है, तो उन्हें हर जगह से खाली हाथ लौटना पड़ता है। जब दोनों उदास होकर आंगन में बैठती है, तो सास कमला देवी उनके पास आती है। दीदी, दीनानाथ राशन वाले ने साफ कह दिया कि ऊपर से मैदे की सप्लाई बंद है, और जब घसीटे राम की मंडी गए तब उसने भी बहाना बना दिया कि सारी सब्जियां सुबह बिक गई हैं। दीदी, ये सब समोसे वाले मंगत की ही करतूत है। वो हमारा धंधा बंद करवाना चाहता है। हे भगवान, अभी तो काम शुरू ही हुआ था कि इन बेदियों ने रास्ता रोक दिया। अब बिना मैदा और बिना सब्जी के मोमोज कैसे बनेंगे? क्या हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी? नहीं माँ जी, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वो मंगत सोच रहा है कि मैदा बंद करने से हमारा रास्ता रुक जाएगा, पर हम हार नहीं मानेंगे। सरिता, हमारे घर में अपनी गेहूं की चक्की है ना, हम घर में ही शुद्ध गेहूं पीसेंगे और आटे का मोमोज बनाएंगे, जो सेहत के लिए अच्छा भी होगा, एकदम हेल्दी मोमोज। पर दीदी, बिना सब्जी के मोमोज के अंदर क्या डालेंगे? और खाली आटे के मोमोज कौन खाएगा भला? हमारे घर में दो भैंसे हैं, दूध की तो कमी नहीं है ना। दूध बेचकर भले ही ज्यादा पैसे ना मिलते हो, पर हम उस दूध को फाड़ कर ताजा ताजा पनीर बनाएंगे और अंदर पनीर की स्टफिंग करेंगे, तो अच्छे पैसे भी मिलेंगे। हाँ, अरे वाह दीदी, ये तो कमाल का आइडिया है। पनीर मोमोज, और वो भी आटे का। ये तो पूरे गांव में किसी ने नहीं सोचा होगा। शाम को चौराहे पर फिर से ठेला सजता है। मंगत राम अपनी दुकान पर बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि आज बहुएं सामान के बिना दुकान नहीं चला पाएंगी। लेकिन तभी वो देखता है कि रीता ने ठेले के बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है, घर के शुद्ध पनीर और आटे का स्पेशल हेल्दी मोमोज। और देखते ही देखते वह कल से भी ज्यादा भीड़ जुट जाती है। अरे आइए सुखदेव काका, आइए आइए सोमनाथ भैया, मैदे वाले मोमोज तो रोज खाते हैं, आज खाइए हमारी घर की भैंसे की दूध से बने ताजा पनीर मोमोज, और वो भी आटे से। अरे रीता बहू, ये आटे का मोमोज तो मैदे से भी हल्का है और पेट के लिए भी भारी नहीं है। और ये पनीर का स्वाद, भाई वाह, मजा आ गया, मजा। सच में भाभी, इस समोसे वाले मंगत के सड़े हुए तेल के समोसे खाकर पेट खराब हो जाता है। आपका पनीर मोमोज तो लाजवाब है। अब मुझे 2 प्लेट पैक कर दो। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इनका मैदा और सब्जी दोनों बंद करवा दिए थे, फिर भी इनकी दुकान कल से दुगनी चल रही है। ये औरतें तो मेरी चाल से भी 4 कदम आगे निकली। मुझे कुछ और भयानक सोचना पड़ेगा। अपनी दोनों चालें फेल होने के बाद मंगत राम पूरी तरह से अंधा हो चुका था। अब वो अपनी तीसरी और सबसे नीच चाल चलने की कोशिश करता है। वो रोज शाम को बहुओं के ठेले के चक्कर काटता है
इस ताक में कि कब रीता और सरिता की नजर हटे और वो कुछ गड़बड़ कर सके। आज मौका अच्छा है। जैसे ही ये बड़ी बहू रीता पीछे घूमेगी, मैं इसकी इस लाल चटनी के डिब्बे में ये केमिकल वाली पुड़िया मिला दूंगा। फिर जो भी खाएगा उसका पेट ऐसा खराब होगा कि बदनामी के मारे इनका ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मंगतराम जैसे ही पूड़ियाँ खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी चटनी परोस रही सरिता की तीखी नजर उस पर पड़ जाती है। आइए मंगतराम, भला अपनी दुकान छोड़कर हमारी चटनी के डब्बे के पास क्यों मंडरा रहे हैं? हाथ में क्या छुपा रहे हैं? और जाइए देखिए, आपके समोसे जल रहे हैं। जाकर अपनी दुकान संभालिए, वरना ठीक नहीं होगा। अरे नहीं नहीं सरिता बहू जी, हैं? मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था कि तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है। मैं तो हवा खाने आया था। तेरे की, आज फिर बॉल बच गया। इस छोटी बहू की आंखें तो चील जैसी है, पर मैं भी मंगतराम हूँ। इनकी दुकान बंद करके ही दम लूंगा। दिन बीतते गए और बहुओं का आटा पनीर मोमोज का धंधा पूरे गांव में मशहूर हो गया। इधर शहर में बड़ी कंपनी का ताला पूरी तरह से लटक चुका था। थक हार कर दोनों बेटे अजय और सुरेश अपना अपना सूटकेस हाथ में लिए बस से गांव के चौराहे पर उतरते हैं। सामने खड़ा समोसे वाला मंगतराम उन्हें देख लेता है और उनके कान भरने के लिए दौड़कर पहुंच जाता है। अरे अजय, अरे सुरेश, तुम दोनों शहर से कब आए भाई? बड़ा बुरा हुआ तुम्हारी कंपनी के साथ। पर भाइयों, मुझे तुम दोनों की हालत से ज्यादा तुम्हारे घर की फिक्र हो रही है। तुम्हारे पीछे यहाँ अनर्थ हो गया है। राम राम मंगत भाई, हमारे पीछे ऐसा क्या अनर्थ हो गया? घर पर माँ और सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ ठीक है। तुम्हारे पीछे तुम्हारी औरतों ने पूरे गांव में खानदान की नाक कटवा दी है, नाक। अरे घर की इज्जतदार बहुएं चौराहे पर नीम के पेड़ के नीचे ठेला लगा रही है, कोयला फूंक रही है? लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि मर्द निकम्मे हो गए तो औरतें सड़क पर आ गई। तुम मर्दों के होते हुए औरतें सड़क पर धंधा करे, ये शोभा देता है क्या? हा? अरे जाओ, जाकर अपनी औरतों को सीधा करो और वो दुकान बंद करवाओ। क्या चौराहे पर ठेला लगा रही है और लोग हमारे बारे में ऐसी बातें बना रहे हैं? मंगत भाई हमारे बड़े हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहर में नौकरी जाने के बाद यहाँ गांव आकर ये सब देखना हमारे लिए भी बहुत शर्म की बात है। हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। मंगत भाई, अगर हम सीधे घर जाकर मना करेंगे तो माँ जी हमसे लड़ेंगी। आप ही कोई पक्का रास्ता बताओ ना यार। मैं ऐसा क्या तिकड़म करूं कि उनकी दुकान अपने आप बंद हो जाए और हमारी इज्जत भी बच जाए। मंगतराम तो फूले नहीं समा रहा था। उसे लगा कि शहर से आए दोनों बेटे अब पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में आ चुके हैं। वो अजय और सुरेश को अपनी दुकान के पीछे ले जाता है, जहाँ कोई उन्हें देख ना सके। और यहाँ अजय और सुरेश पूरी तरह से मंगत के साथी बन जाते हैं। अरे भाई, जब तुम खुद अपनी औरतों की दुकान बंद करवाना चाहते हो तो सुनो, मैंने बहुत जतन किए ताकि तुम्हारे घर की इज्जत बनी रहे। पहले राशन वाले दीनानाथ को 5% का लालच देकर इनका मैदा बंद करवाया। फिर सब्जी मंडी के घसीटे राम को धमकाकर इनकी सब्जियां रुकवाई। पर तुम्हारी औरतें बहुत ढीठ निकली भाई। आटे और पनीर का नया झमेला शुरू कर दिया। अरे फिर भी इनकी दुकान चल रही है। मैंने सुना है ये अपना सोने का कंगन गिरवी रखकर दुकान खोली है। अरे मंगत भाई, इन औरतों ने दुकान खोलने के लिए हमारी शादी के 40,000 के सोने के कंगन उस चालाक भैरव सेठ के पास गिरवी रख दिए। और उस बूढ़े भेड़िए भैरव सेठ ने भी इनकी लाचारी का फायदा उठाकर पक्का आधा दाम दिया होगा। ये लो, ये है मंगत राम का आखिरी और सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र। तुम एक काम करना, आज शाम को जब वो दुकान लगाए तो चुपके से ये पुड़िया उनकी लाल चटनी और मोमोज के मसाले में डाल देना।
इस पुड़िया में क्या है मंगत भाई? अरे इसमें वो केमिकल है, इसे खाते ही जनता के पेट में ऐसा मरोड़ उठेगा, ऐसा दर्द होगा कि सब दस्त करते फिरेंगे। जब गांव वाले बीमार होंगे तो खुद लाठी लेकर आएंगे और इनका ठेला तोड़कर दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा देंगे। जनता के स्वास्थ्य के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ तो करना ही पड़ता है। तुम बस ये पुड़िया डालो और शाम को तमाशा देखो, तमाशा। ठीक मंगत राम, काम पूरा करके मिलते हैं। मंगत राम से मिलने के बाद अजय और सुरेश अपने घर पहुंचते हैं। घर के आंगन में रीता और सरिता शाम की दुकान के लिए आटे के मोमोज की तैयारी कर रहे थे और कमला देवी तंदूर की लकड़ियां लगा रही थी। दोनों बेटे घर आते ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है घर में? तुम लोग चौराहे पर ठेला लगा रही हो, हैं? हमारी नाक कटवा दी पूरे गांव में। अजय जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वहाँ शहर में आपकी नौकरी चली गई थी। यहाँ घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए हमने मेहनत का काम शुरू किया। इसमें शर्म कैसा? चुप, भैया सही कह रहे हैं। तुम लोगों ने हमारे 40,000 के कंगन उस भैरव सेठ को सिर्फ 30,000 में थमा दिए। इतनी बड़ी बेवकूफी! और अब सड़क पर मोमोज बेच रही हो। आज शाम को दुकान पर जो तमाशा होगा ना, उसके बाद तुम दोनों को समझ आएगा। चलो भैया कमरे में। अजय और सुरेश गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर निकल जाते हैं। रीता, सरिता और सास कमला देवी आंगन में रोने लगती हैं। उन्हें लगता है कि उनके अपने पति ही उनके दुश्मन बन गए हैं। शाम को चौराहे पर बहुओं का ठेला लगा हुआ है। रीता और सरिता भारी मन से मोमोज बेच रही हैं। दूर खड़ा मंगत राम मुस्कुरा रहा है। तभी अजय और सुरेश अपने साथ पुलिस को लेकर ठेले पे पहुंचता है। उनके पीछे भैरव सेठ, राशन वाला दीनानाथ और सब्जी वाला घसीटे राम भी तमाशा देखने आ जाते हैं। पुलिस वाले साहब, ओ पुलिस वाले साहब, आ जाओ आ जाओ। देखो देखो, ये औरतें गांव वालों को गंदा और जहरीला खाना खिला रही है। अरे इनके मोमोज खाकर पूरे गांव का पेट खराब हो जाएगा। इन्हें तुरंत गिरफ्तार करो और दुकान बंद करवाओ। मेरे पास सबूत है, इनके अपने पति खुद गवाही देंगे। हाँ अजय, बताओ क्या बात है? तुम शिकायत कर रहे थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, शिकायत तो है, लेकिन इन औरतों की नहीं, बल्कि समोसे वाले मंगत राम और इस सुनार भैरव सेठ की। जरा ये रिकॉर्डिंग सुनिए। अजय फोन का प्ले बटन दबाता है और पूरे चौराहे पर लाउडस्पीकर की तरह मंगत राम की आवाज गूंजने लगती है। फिर जो भी खाएगा उसका पेट खराब होगा और बदनामी के मारे इनका ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैंने बहुत जतन किए इन्हें रोकने के। दीनानाथ के 5% दिया, घसीटे राम से सब्जी रुकवाई। ये पुड़िया चटनी में डाल देना। जनता के स्वास्थ्य के साथ थोड़ा बहुत खिलवाड़ तो करना ही पड़ता है। अरे अब ये झूठ है साहब, ये रिकॉर्डिंग नकली है। और साहब, ये रही वो जहरीली पुड़िया जो इसने मुझे चटनी में मिलाने के लिए दी थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस मंगत राम की दुकान पर छापा मारो। इसका समोसा खाकर रोज मेरा पेट दर्द होता है। ये समोसे में घटिया तेल और बासी आलू मिलाता है और दूसरों को फंसाता है। अच्छा, तो तुम जनता की जान के साथ खिलवाड़ करते हो और दूसरों का धंधा चौपट करने के लिए साजिश रचते हो। कांस्टेबल, इसकी दुकान की तलाशी लो और इसे गाड़ी में डालो। और रुकिए इंस्पेक्टर साहब, इस भैरव सेठ को भी पकड़िए। इसने मेरी पत्नियों की मजबूरी का फायदा उठाकर हमारी शादी के 40,000 के सोने के कंगन सिर्फ 30,000 रुपए देकर हड़प लिए। ये भी धोखाधड़ी का केस है। ओए भैरव, कंगन अभी के अभी वापस निकाल, वरना हवालात में ऐसी हवा खिलाऊंगा कि सारी सेठी भूल जाएगा। साहब, गलती हो गई साहब, ये लीजिए कंगन, मुझे जेल मत भेजिए। आखिरकार पुलिस मंगत राम को हथकड़ी लगाकर जीप में बैठाकर ले जाती है और पूरा गांव बहुओं और बेटों के लिए तालियां बजाता है।